आज की जो बातचीत है वो है बिल्डर से आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर लेते हैं। ऑल्दो जो आज का टॉपिक है या जो आज की टेम्पलेट है, you will be able to use it not just for apartments, you'll be able to use it for taking over a plot, commercial property, या अगर आप किसी और से सेल परचेज भी कर रहे हैं, so this should kind of work as a template for you to be able to take over a property as a buyer. ये आज की टॉक के एंड में I'll share also share a checklist which further all those who are a member of the Values Network Google group they'll be able to get it from there also. So start करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू गेट द ऑफर ऑफ पोजेशन, बिल्डर ने आपको चिट्ठी भेजी कि आपका प्रॉपर्टी जो है उसका वो तैयार है, आकर के प्लीज पोजेशन ले लीजिए। तो आपको ऐसे में जो आपका पहला पॉइंट है इस वक्त में, पहला सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफर ऑफ पोजेशन में उन्होंने जो जो बातें कही हैं in terms of the date when the possession is being offered, the area of the property, the unit number which is being offered, etc. etc. जितनी भी ऑफर ऑफ पोजेशन में बातें हैं, कितना प्राइस, कितना अब आपको देना है, कितना आप दे चुके हैं, इन सब चीजों को आप अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ में एक बार मैच कीजिए, टैली इट विद योर बिल्डर बायर एग्रीमेंट, दैट द ऑफर ऑफ पोजेशन एंड द बिल्डर बायर एग्रीमेंट आर टॉकिंग द सेम थिंग। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिल्डर्स ने आपको ऑफर ऑफ पोजेशन में देयर हैव बीन चेंजेस which were not a part of the original builder buyer agreement. After 2017, all builder buyer agreements are registered documents as a part of the RERA mandate. So any deviation in your possession letter vis-a-vis the builder buyer agreement you should be aware of and then you should proceed. So first step, आपको जब भी ऑफर ऑफ पोजेशन मिलता है अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लीजिए और उससे पोजेशन के जो डॉक्यूमेंट है, जो इंटीमेशन है, उसे मैच कीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी गैप्स और डिविएशंस। सेकेंड, बहुत बार ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लास्ट आपको डिमांड भेजी जाती है बिल्डर से फॉर द ऑफर ऑफ पोजेशन, उस डिमांड में बिल्डर बहुत बार आपको इंटरेस्ट लीवी कर देता है कि ये आपने कोई डिले पेमेंट किए थे उसके, जो आपके संज्ञान में नहीं होती है। आपको ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार ये हमने तो अपना समय से पेमेंट किया है, फिर ये हमें किस तरह से इंटरेस्ट लग गया। तो उसे कैसे आप टैकल करेंगे? सबसे पहले लेजर ऑफ अकाउंट मंगवाइए, और ये चीजें आपको बिल्डर के ऑफिस में जाके नहीं करनी है, क्योंकि वहां जाकर आपके पास इतना समय या उस तरह की एनवायरनमेंट नहीं होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे लेजर ऑफ अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को देख सकें। सो आप अपना लेजर मंगवाइए बिल्डर से, राइट फ्रॉम द डेट व्हेन यू हैड बुक, फर्स्ट पेमेंट से लेकर के अभी तक का, कब कब आपकी डेट ऑफ डिमांड्स थी, मोड क्या था आपको भेजने का, क्या आपको डिमांड वाज सेंड वाया ईमेल, वाज द डिमांड सेंड वाया रेगुलर पोस्ट, और डेट ऑफ डिमांड और जो आपको भेजी गई है उसमें कहीं गैप तो नहीं है। पता लगे कि डिमांड जो है वो 1 मार्च की है और आपको भेजा 10 मार्च को गया, इवन द ईमेल वाज सेंट मार्च एंड 15 March is the time for making the payment. So feasibly it was not feasible for you to have made the payment. So you should go through the ledger of account step by step and you will understand कि बहुत बार आपका ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो वैलिड नहीं है, and by pointing out these errors in the accounting you will be able to reduce this particular levied interest on you by the builder. Then रीजंस फॉर डिले इन पेमेंट क्या है? एट टाइम्स, स्पेशली अगर आपने लोन ले रखा है, बहुत बार होगा कि आपको बिल्डर ने डिमांड भेजी, आपने वो डिमांड अहेड बैंक को दी, बट बैंक ने किसी वजह से उस पर्टिकुलर डिमांड को रिलीज नहीं किया, एंड बैंक सेड कि विल रिलीज द डिमांड जब इतना काम हो जाता है या ये इस वजह से डिले हो गया। एट टाइम्स बिल्डर से इसकी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बैंक पैसा तभी देगा जब प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस है, और प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करने की जिम्मेवारी बिल्डर की थी। तो अगर उस वजह से कोई डिले हुआ है और बैंक ने अगर बिल्डर के रीजंस की वजह से डिले किया है, तो आप उन डिलेस की वजह से इंटरेस्ट देने के लायबल नहीं है। यू शुड कंटेस्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद द बिल्डर की देखिए आपकी डिमांड आई
10 मार्च को, मैंने बैंक को इंटीमेट कर दिया 11 मार्च को, और मेरे पास बैंक से ये कम्युनिकेशन आया कि हम इस डिमांड को अभी पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो डिलेड है, या प्रोजेक्ट में अभी उतना प्रोग्रेस नहीं है जितना बिल्डर आपसे पैसा मांग रहा है। अगर ऐसी बात आपके पास में है, तो आप उसको इस एट द टाइम ऑफ पोजेशन आप बताएंगे कि ये ऐसा था और इस वजह से डिले हुआ, इट वाज नॉट माय फॉल्ट, सो आई एम नॉट लाइबल टू पे दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इसी तरह से क्या सीआरएम रीजंस थे, क्या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई टाइम लग रहा था, एंड दिस हैज अगेन बीन नोटेड। बिल्डर शुरू में आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या उसके बाद में अर्नेस्ट मनी ले लेता है, फिर किसी वजह से एग्रीमेंट्स होने में टाइम लग रहा है, मे बी the builder is not responding to you, there are still technical issues pending कि environmental clearance नहीं आया है, इस वजह से बिल्डर वायर एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, वॉट एवर मे बी द रीजन, लेकिन बिल्डर ने आपको एक सिस्टम जनरेटेड डिमांड, अगली डिमांड भेज दी, आपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अपना बिल्डर वायर एग्रीमेंट करवाया, और उसके बाद में उस एग्रीमेंट के बेसिस पर आपने लोन रेज किया या फ्यूचर पेमेंट किया। सो in that case, if there has been a delay in the paperwork or there has been a technical delay at the builder's end, you cannot be held liable for a delay in the payment, and therefore you cannot be held liable for making that particular interest payment because of the delay. इसको आप अपने लेजर को जब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो यू रियलाइज दैट लॉट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन लीवेड which actually is not a valid charge, and you can contest it and get the reduced or removed from your final payment. अब एक और इसके अंदर बहुत खास बात यह है कि बिल्डर इंटरेस्ट लगाता रहता है, और आपने तो 4 साल पहले अपना प्रॉपर्टी बुक कराया था या 5 साल पहले प्रॉपर्टी बुक कराया था, आप 4-5 साल में पेमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट बना है, कभी बीच में डिलेज हुए, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्डर हैज लिविड इंटरेस्ट, लेट्स से आपका शुरू में बिल्डर बायर एग्रीमेंट डिले हुआ था किसी वजह से, अज्यूम करते हैं आप ही की वजह से डिले हो गया था, आप ट्रैवल कर रहे थे और एज अ रिजल्ट यू कुड नॉट गेट द बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम, एंड लेट्स से देयर वाज अ 3 month डिले। सो कायदे से उस 3 महीने के डिले का इंटरेस्ट ही आपको पे करना है, बिकॉज दैट वाज द लेजिटिमेट ड्यू which you were supposed to pay or supposed to get done by a particular date. But what will happen, and this is a fact, at least in last 15 years of my experience, I've seen builders don't tell you about the interest initially. वो 4-5 साल आपसे रेगुलर डिमांड भेजते रहते हैं और उनमें पेमेंट करते रहते हैं और इंटरेस्ट उसके अंदर आपको दिखाते रहते हैं, और लास्ट में जो आपको फाइनल लेजर आता है उसमें बहुत बड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट आपको पेबल। वाई? बिकॉज दे कीप ऑन कैरिंग दैट इंटरेस्ट, और उसके बाद उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट उनका सिस्टम जनरेटेड है, बिकॉज सिस्टम तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर काम करता है, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो आपकी मेन डिमांड पे हो गई बट इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, सो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चले जा रहा है, दैट इज समथिंग यू हैव टू कंटेस्ट कि देखिए सर ये मेरी डिले थी, बट ये 3 महीने की डिले थी, मैंने इसका पेमेंट आपको मार्च 10 को मेरा डिमांड ड्यू था, मैंने आपको 10 जून को पेमेंट किया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आई एम रेडी टू पे, एंड व्हाट इंटरेस्ट यू पे इज नॉट व्हाट द बिल्डर डिमांड्स, इंटरेस्ट यू पे एज पर द रेरा नॉर्म्स, कि सर रेरा के हिसाब से मैं आपको ये इंटरेस्ट मैंने को लायबल हूँ फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, दैट आई विल पे, बट उसके आगे जो आपने इंटरेस्ट लगा रखा है इंटरेस्ट पे, दिस इज रॉन्ग बिकॉज यू नेवर इंटीमेटेड मी, आई हैव no intimation to the effect that I was supposed to be paying this interest. So this interest पे जो आपने इंटरेस्ट लगाया, this is erroneous and this is violation of my buyer rights. So आप अपने लेजर को बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ें, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट देख करके पैनिक ना हो। ये जो बहुत बार हमने देखा है कि पोजेशन के टाइम का जो लेटर आता है उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, योर फाइनल पेमेंट चार्ज, the maintenance security, advance maintenance, handover charges say electricity bill charge or a sewage connection charge, etc. etc. So buyers जो है वो puzzle हो जाते हैं, not they are not really prepared for that kind of money, और उसमें जो है 2-3-4 लाख रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, तो उनको लगता है कि यार ये तो एक अननेसेसरी पेनल्टी हो गई है। बट इफ यू गो थ्रू योर लेजर स्लोली स्टेप बाय स्टेप, एक एक एंट्री को मिलाएंगे, डेट्स को मिलाएंगे, अपने लेजर को अच्छे से समझेंगे, you will be able to, in 90 out of 100 cases, lot of interest is there which actually should not be there. If you do it well, you can coordinate with the CRM team of the builder and you can get your interest reduced
If there are legitimate charges, pay or completely removed, and we have been doing it for our clients for a very long time. So that's the first thing. सेकेंड अब आता है जी, बहुत बार ये आप देखेंगे, ये खास कर तब होता है जब बिल्डर ने अगर प्रोजेक्ट डिले कर दिया है, या आदतन पुराने बिल्डर्स हैं वो ये करते रहे हैं, आपका एरिया इंक्रीज कर देते हैं। आपने बुक कराया था 2000 स्क्वायर फीट, देने के टाइम में कर दिया 2100 स्क्वायर फीट। टेक्निकली जब आप पूछेंगे, इसका सवाल उठाएंगे, तो ले लीजिए हमने बिल्डर वायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एरिया इंक्रीज हो जाता है। नाउ इज दिस अ इंजीनियरिंग पॉसिबिलिटी? यस, देयर इज अ इंजीनियरिंग पॉसिबिलिटी कि एरिया इंक्रीज हो गया है, बिकॉज जब नक्शा बना तो नक्शा तो वाज अ पेपर। जब उस नक्शे पेपर को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने लगे, तो कोई फाउंडेशन डालने में 4 इंच इधर होना, कोई पिलर जो है वो 2 इंच इधर होना। सो देर कैन बी वेरिएशंस फ्रॉम द मैप टू द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, बट हाउ मच इज दैट वेरिएशन? वन। सेकेंड, आपको ये देखना है कि बिल्डर को जब शुरू में लाइसेंस मिला, तो उसको बिल्डिंग प्लान के हिसाब से कितना एफएआर अलाउ हुआ था, वो कितना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर सकता था, और ये वो जो कंस्ट्रक्शन कर सकता था, ये एफएआर अलाउड था, ये उसके रेरा डिक्लेरेशंस में आपको मिलेगा। उसके बाद में सेकंड आपको देखना है कि उसने जो मेजरमेंट सबमिट किए गवर्नमेंट को, उसमें उसने कितना, आजकल रेरा की वजह से ये सारी चीजें बहुत डिटेल में रेरा के साइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। आप उन प्लान्स को जब डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने एरिया पास करवाया था 2000 स्क्वायर फीट, अब वो आपसे 2100 स्क्वायर फीट की डिमांड कर रहे हैं। ये 100 स्क्वायर फीट जो है, ये एडिशनल कहाँ बना, एक्चुअल एरिया कहाँ पर डेवलप हुआ? सो यू, बिफोर गिविंग दिस एडिशनल मनी, यू हैव टू इंक्वायर एंड फाइंड आउट कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर ये पैसा लगा, ये सॉरी ये एरिया बढ़ा। इज दिस एन इंक्रीज इन द कॉमन एम्यूनिटीज? इज दिस एन इंक्रीज इन द कॉमन एरियाज? या मेरे फ्लैट के अंदर ही बढ़ा है? सो वो मेजरमेंट्स आप मांगिए कि सर ये एग्जैक्टली कहाँ बढ़ा, आपका टोटल एफएआर इतना था, उसके अंदर जो है आप आज आपने कितना डेवलप किया, ये एरिया जो आपने बढ़ाया है कहाँ कहाँ बढ़ाया। सिर्फ ब्लाइंडली इसको एग्री मत कर लीजिए, ये आपका बायर राइट है। अगर बिल्डर आपसे कोऑपरेट नहीं करता है, यू कैन अप्रोच द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यू कैन अप्रोच रेरा एंड आस्क दिस, बिकॉज 5% का मतलब, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो आपसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है जस्ट एरिया बाय 5%। तो और अगर 10% है तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में। सो आप इस चीज को कंटेस्ट करके अपने अननेसेसरी के चार्ज को कम कर सकते हैं। फिर अगर उन्होंने एरिया में कुछ बदलाव किया है या कुछ बदला है, तो उन्होंने वो एरिया का जो बढ़ा हुआ एरिया है, उसका अथॉरिटी को उन्होंने क्या प्रूफ सबमिट किया है कि हमने जी आपसे परमिशन इतने की ली थी, बट हमने टोटल इतना कंस्ट्रक्शन किया है। Have they filed a proof in the authority? If they have not filed a proof, there are two problems. One, they have not completed the compliance. Second, they are faking the fact that the area has been increased. Finally, उन्होंने जिससे काम करवाया, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या उन्होंने बड़े हुए एरिया के हिसाब से पेमेंट किया? यू शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड दीज प्रूफ्स, बिकॉज यहाँ पर एरिया बढ़ाने में देयर इज अ वायलेशन ऑफ द बिल्डर बाय एग्रीमेंट। लॉट ऑफ बिल्डर्स है, हमने तो एग्रीमेंट में लिखा था जी 5 से 10% बढ़ा सकते हैं। आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बट जो भी आप बढ़ा रहे हैं, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय वैलिड टेक्निकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंट्स। इट इज नॉट आर्बिट। ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि मैंने लिखा था तो मैं बढ़ा सकता हूँ, लिखा तो घटाने का भी था, तो फिर घटा दीजिए, फिर घटाते क्यों नहीं? कि हमने बोला तो आपको 2000 स्क्वायर फीट था, बट बना हमसे 1900 स्क्वायर फीट है। क्योंकि जो इंजीनियरिंग एरर है वो घट भी सकता है। मैं 2 इंच फाउंडेशन इधर भी लगा सकता था, बट आई इन माई 17 years ऑफ करियर आई एम येट टू कम अक्रॉस अ बिल्डर हु सेज कि मेरे से बनाने में एरिया घट गया। 80% of the times this kind of a ruse is used by builders to offset the delay payment due to the clients, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। उसके लिए आप इसको कॉम्बैट करें। अगर आप कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं तो और जोर से करें। आप इंडिविजुअल भी हैं, आप टेक्निकल सवाल पूछेंगे, बिल्डर से को तकलीफ में डालेंगे, 90 आउट ऑफ 100 केसेस बिल्डर बोलेगा कि आप रहने दो, आप पेमेंट करो, आप अपना बचाव पे कर दो, बिकॉज वो फ्लेयर अप से और ज्यादा डरेगा। अगर सब लोगों को पता लग गया तो शायद उसको, ये सब लोगों को फोरगो करना पड़ेगा। सो दैट्स वन पार्ट। आपको अगर एरिया इंक्रीज की चिट्ठी आ रखी है तो हाउ टू गो। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक। जब आपको ऑफर ऑफ पोजेशन आता है, पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, देन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट,
बहुत सारे स्टेट्स में कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेशन अलग है, बहुत सारे स्टेट्स में कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेशन सेम है, बट यू शुड आस्क सेपरेटली फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अब आपको एक और जो उनसे बात पूछनी कि उन्होंने एप्लीकेशन कब किया था ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का, किस दिन उन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया था कि सर हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हमने अपनी बिल्डिंग कंप्लीट कर दी है, आकर के प्लीज इसका इंस्पेक्शन कीजिए और हमें ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने अपनी मर्जी से कहा कि हाँ जी मेरा आज कंप्लीशन हो गया, आपको ऑफर ऑफ पोजीशन भेज दिया, नहीं। जिस डिपार्टमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है उस डिपार्टमेंट को बिल्डर एक फॉर्मल एप्लीकेशन लगाता है दैट एज पर लाइसेंस नंबर दिस एंड दिस, एज पर द सैंक्शन बिल्डिंग प्लान सो एंड सो, I have completed the said project. You are now hereby requested to come and do inspection and confirm and issue a completion oblique and occupation certificate from to me. So आपको you are well within your rights to ask for the application, the date of application of the occupation certificate. उसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कि कब अप्लाई किया, उसके बाद में कब इंस्पेक्शन हुआ और कब ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया। फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में बहुत बार ऑब्जर्वेशन होती है। वो ऑब्जर्वेशन आर कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल दिया गया कि आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल दिया है, अगले एक साल में आप एसटीपी का ये बैलेंस काम करेंगे, वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया था कि आपका अभी जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So those observations you should be noting and finding out whether they have been rectified or removed or completed by the builder or not. और उसने कंप्लीट करके क्या कंसर्न डिपार्टमेंट को उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में इंटीमेट किया है या नहीं किया है। देन और जो आपको डॉक्यूमेंट चेक करने हैं वो फाइनेंशियल क्लोजर के, मैंने इसको 2 बार इसलिए लिखा है बिकॉज ये 2 अलग अलग चीजें हैं और बहुत बार लोग मिस कर देते हैं पोजेशन लेने से पहले। क्या उसने अपने ऑल ड्यू टैक्सेस पे किए हैं, हैज द प्रोजेक्ट बीन पेड इन टर्म्स ऑफ द required GST, the government dues, development charges, utilities towards power, water, sewerage, financial closure हुआ है, बैंक का तो कोई कंस्ट्रक्शन लोन नहीं था जो उन्होंने पे नहीं किया। सो यू शुड बी आस्किंग दीज ऑल दीज क्लोजर्स व्हेन यू आर टेकिंग पोजीशन। सर क्या क्या ये क्या फाइनेंशियल क्लोजर्स आपके हो गए, आर देयर एनी थर्ड पार्टी पेमेंट्स पेंडिंग, इफ पेंडिंग देन व्हाट इज द पेमेंट प्लान, आप कब तक उन्हें पे करेंगे, कितना पेमेंट आपको अभी इस प्रोजेक्ट में लोगों से बैलेंस लेना है, कितने आपके यूनिट्स अनसोल्ड हैं, मुझ पर क्या लाइबिलिटी रहेगी एज ऑफ टुडे। So you should be asking for all these questions. What is the financial liabilities pending on the project as a whole, and then how does it impact you as an individual buyer in the project? नेक्स्ट इज अब आपको पेपर वर्क क्या क्या एग्जीक्यूट कराना है। एक आपको सेल डीड करानी होती है जिसको कोलोक्वली रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन वो भी कहते हैं बेसिकली, और जो फर्स्ट टाइम होता है तो इसको कन्वेंस डीड भी बोला जाता है। सेल डीड, कन्वेंस डीड, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर कायदे से होता क्या है, अभी तक वो जो प्रॉपर्टी है पेमेंट आपने किया है, सब आपने किया है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी बिल्डर के ही बुक्स के अंदर है। एज पर द गवर्नमेंट the builder is the owner of the property, it is yet to be conveyed to you, you have a right to ask for the conveyance, but अभी तक प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं आई है। अब आपने बिल्डर का सारा ड्यू दे दिया, दैट मीन्स द सेलर हैज बीन पेड द कंसिडरेशन अमाउंट। अब आप गवर्नमेंट को एक स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे, एंड द बिल्डर विल कन्वे द प्रॉपर्टी फ्रॉम itself as a seller to you as a buyer, एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो रजिस्ट्रार है वहां पर उस प्रॉपर्टी आईडी के अगेंस्ट में आपका या आई मीन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एटसेट्रा जो भी बायर हैं उनकी डिटेल्स वहां पर नोट की जाएंगी, जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं या कन्वेंस डीड बोलते हैं। तो एक तो आपको ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराना है पोजेशन पर। दूसरा पोजेशन डॉक्यूमेंट्स, नाउ द बिल्डर हैज टू फिजिकली हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू यू। सो उसमें पोजेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे कि ये तो साइट के ऊपर आपने इस दिन गए, आपने एक्चुअल इंस्पेक्शन करके इस प्रॉपर्टी को आपने अपने ऊपर, मतलब इट्स लाइक टेकिंग द कीज ऑफ द हाउस, एंड उसके अंदर डिक्लेरेशंस होंगी जो आपको यू शुड रीड देम स्लोली इफ पॉसिबल बिफोर एग्जीक्यूटिंग द पोजेशन डॉक्यूमेंट। आस्क फॉर अ सैंपल ऑफ द पोजेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिल्डर। इस तरह मुझे एक सैंपल दे दीजिए आप जो पोजेशन डॉक्यूमेंट्स मुझसे बाद में साइन कराएंगे।
so that you know what you are signing. Then next is maintenance agreement. Most of the times शुरू में RWAs बनी नहीं होती हैं, the project is still settling, शायद कुछ उसमें unsold inventory भी हो सके. इन सब चीजों को जब क्लोज करते हैं तो आप देखते हैं कि अभी उसकी मेंटेनेंस बिल्डर ही कैरी आउट करेगा. ऐसे में बिल्डर आपसे एक मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन कराता है विच इज विद द मेंटेनेंस कंपनी. अगेन अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस एग्रीमेंट इन डिटेल. What are the maintenances being charged? What facilities would be provided against the payment which the builder is asking for from you as a maintenance amount? And who is the maintenance agency? Maintenance agency किसने अपॉइंट करी है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है. यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स सो दैट जैसे जैसे प्रोजेक्ट मेच्योर होता है यू आर वेल एंड बेटर इन्फॉर्म्ड. अगर आपको मेंटेनेंस एजेंसी चेंज करनी है, अगर आप मेंटेनेंस एजेंसी के काम से खुश नहीं है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या एग्रीमेंट साइन किया है. उसके बाद एक अमाउंट जो अक्सर जो ज्यादातर बिल्डर एटलीस्ट आई कैन से 4-5 लोकेशंस वेयर आई वर्कड, एनसीआर, बैंगलोर, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, सब जगह बिल्डर्स आस्क फॉर अ पेमेंट जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी या इंटरेस्ट बियरिंग मेंटेनेंस सिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा. ये एक तरह का डिपॉजिट है जो कायदे से कानूनन प्रोजेक्ट के अकाउंट में जाना चाहिए. तो आपको ये पूछना चाहिए ये जो मैं आईबीएमएस दे रहा हूँ ये आप जिस अकाउंट में डाल रहे हैं इसको ऑपरेट कौन करेगा, इस पैसे को इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ये कौन से बैंक में है, और इसकी समय समय पर आप डिटेल कैसे देंगे. बिकॉज दिस इज योर मनी, दिस इज नॉट बिल्डर्स मनी. द आईबीएमएस और द आईएफएमएस या मेंटेनेंस सिक्योरिटी या वॉट एवर वन में कॉल इट वॉज charged and is charged for a long term upkeep of the property or the project, and this is the collective money of all the buyers. So you should have utmost clarity as to where this money is now parked and how it would be managed. There have been actually cases where builders ने गबन ही कर दिया इस पैसे का. अगर 200 मकान है, हर एक से मतलब लेट्स से 1000 मकान है और हर एक से 1-1 लाख रुपया भी कलेक्ट किया तो 10 करोड़ रुपए लेकर के और जनाब जो है वो चले गए. अब बाद में बायर्स चक्कर काट रहे हैं उस पैसे को रिकवर करने के लिए, कोर्ट में जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस. थैंक गॉड आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी जैसे पोजीशन आने लगता है, धीरे 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 बायर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं. सो आपको ये सब चीजें वहां पर चर्चा करनी चाहिए, इन डिटेल्स को अपने पास इकट्ठा करना चाहिए. अब ये सब कागज हो गया जी. आप दल बल थल मियाँ बीवी बच्चा मे बी पेरेंट्स या परचेज अ हाउस, कंग्रेचुलेशंस, पोजेशन हैज बीन ऑफर्ड. अब आप साइट पर जाते हैं. साइट पर अब आपको क्या करना है, अच्छा फोन लेकर जाइए जिसका वीडियो अच्छे से बनता हो, फोटोग्राफ्स अच्छे से खींच सकते हो, और वहां जाकर के एक्चुअल में देखिए कि इंफ्रा कितना कंप्लीट हुआ है, क्या एसटीबी कंप्लीटेड है, क्या रोड्स हो गई हैं, क्या लैंडस्केपिंग हो चुका है, क्या क्लब हाउस बन गया है, क्या जो शॉप्स बननी थी वो. सो एक्सटर्नल इंफ्रा हैज इट ऑल बीन कंप्लीटेड. अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो कितना कंप्लीशन बाकी है, किस किस चीज का कंप्लीशन बाकी है. यू शुड कैरी योर, आप पोजेशन लेने ऐसे में चले जाइए. इफ यू आर अ टेक्सरी काइंड ऑफ अ पर्सन तो अपने फोन के अंदर नोट्स बनाना शुरू कीजिए कि वहां गए तो एज पर दी प्लान 10 दुकानें बननी थी पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच वर द एज पर द लाइसेंस जो प्रोविजनल स्टोर्स बनने थे उसमें से अभी तक 2 ही दुकानें बनी है, 8 अभी कंस्ट्रक्शन होना बाकी है. व्हाई इज दैट नॉट डन? क्लब हाउस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. बाय व्हेन विल इट बी कंप्लीटेड? बिकॉज क्लब हाउस कहने को क्लब हाउस है, एज पर द लाइसेंस एग्रीमेंट इट इज सपोज टू बी ए कम्युनिटी हॉल. जो प्राइमरी स्कूल बनना था उसका तो काम ही शुरू नहीं किया है. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग, you should be aware of by when would the external infra be completed by the builder. Amenities कब तक कंप्लीट होगी. प्रोजेक्ट की कंप्लीशन स्टेज क्या है कि अच्छा जी 10 टावर थे, 5 का तो हैंडओवर पोजीशन मिल गया है, ओसी आ गया है, 6ठे में काम चल रहा है, 7वें में तो भी प्लास्टर भी होना शुरू नहीं है. How will this impact your residency? You should have a conversation with the builder. What is the engineering plan? वो कैसे आप लोगों को इस ongoing construction से शील्ड करेगा. How will the builder make sure कि जो बन चुके हैं, जो हैंडओवर हो गए हैं, वो जो यूनिट्स हैं वो उनके रेजिडेंट्स को डेली लिविंग के अंदर किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी. ये सब चीजें आप नोट कीजिएगा. नेक्स्ट, अब साहब आपने ये सब किया,
आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच गए, अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए जिसका आपने पैसा दिया, बधाई हो। वहां पर बिल्डर जो है वो एक कई बार रिबन लगा देगा, बलून लगा देगा, गुड, उनको लेकर के खुश हुई है। बट आगे अब आपको देखना ही है कि यहाँ कोई त्रुटियां तो नहीं है यहाँ, बिकॉज यहाँ आपका पैसा लगा है और ये अब आपको मिलेगा, ये अब आपकी जिम्मेवारी होने वाला है चाबी लेने के बाद। तो कौन कौन से मेन एरियाज को आपको चेक करना है? सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। वन, टाइल्स जो है वो बहुत बार अलाइन नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है, पुअर वर्कमैनशिप। बाथरूम्स में, किचन में, बैल्कनीज में स्लोप प्रॉपर नहीं बना होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, विच कैन कॉज सीपेज टू द वन इन द हाउस, या आपके जो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं उनको आपके घर के अंदर पानी इकट्ठा होने से सीपेज का प्रॉब्लम हो सकता है। कॉर्नर्स ढंग से नहीं बनाए होते हैं घर के अंदर, जो दीवारों के कॉर्नर्स होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, या उनको उनकी फॉर्मेशन जो है वो 90 डिग्री ना होकर के उसको वो थोड़ा सा ऐसे बल्ज किया हुआ था, सो दे हैव नॉट बीन फिनिश्ड प्रॉपर्ली। वॉल के अंदर प्लास्टर और पेंट के अंदर वेवीनेस है, दैट मीन्स जो लास्ट जो स्मूथनिंग करना था या जो लेवलिंग करना था, इट हैज नॉट बीन डन प्रॉपर्ली। न्यूट्रल वायरिंग के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के अंदर पॉइंट्स मिसिंग होते हैं, विच इज अ सेफ्टी हजार्ड। पावर प्लग जो है वो पावर से कनेक्टेड नहीं होते हैं। टू वे स्विचेस आर नॉट वर्किंग करेक्टली। पॉइंट्स का मिसअलाइनमेंट हो रखा होता है, खासकर टू वे स्विचेस का, या पंखों का अलाइनमेंट। जहाँ दो दो पंखे लगे हैं, तो दूर वाले पंखा पास वाले स्विच से चलता है। देर दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर सीन। देन पानी के जो पॉइंट्स हैं उनमें इनफ प्रेशर नहीं आ रहा है, सीपेज है बिकॉज जो प्लम्बिंग के बेंड्स लगे हैं, पाइप्स लगे हैं। सो आइडली जब लेते हैं, व्हाट वी सजेस्ट टू आवर क्लाइंट्स कि सर आप एक दिन में पोजीशन मत लीजिए, आज जाइए, पानी के सब जगह खोल के देखिए, उसके बाद वाटर आने दीजिए। दैट डज नॉट मीन कि आप टैप खोलकर आ गए, बट टैप तक पानी आने दीजिए, ताकि अगर पाइपलाइन में लीकेजेस हैं यू गेट टू नो, और वो चीज आपको 10-15 दिन बाद पता लगेगी, जब वो लीकेजेस जो है वो पाइप से निकल के वॉल में आने लग जाता है। सो लेट दी प्रॉपर्टी सेटल डाउन। आप लाइट्स जला करके देखिए, आइडली स्पीकिंग यू शुड कैरी बॉटल ऑफ वाटर सो दैट यू कैन throw water in the washrooms, in kitchen, in the balconies to check the slope. You should carry a electrical tester, and if possible आजकल Amazon से थर्मल गन्स मिल जाती हैं, so that you can check the seepage also. गीजर कनेक्शंस ढंग से हुए या नहीं, बिकॉज वो पाइप लगा के दिया है, गीजर तो अभी लगाया नहीं है, उनमें वाटर फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये सब चीजें आपको चेक करनी है। वॉशरूम से सीवेज को कनेक्शंस मिला है, इसके लिए एक चेकलिस्ट भी है, विच आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ, दिस इज सैंपल चेकलिस्ट। हो सकता है ये आपको लागू हो नहीं हो, दिस इज चेकलिस्ट विच वी हैंड ओवर टू आवर बायर्स। आई एम जस्ट शेयरिंग इट, जो भी हमारे गूगल ग्रुप में मेंबर्स हैं उन लोगों को ये चेकलिस्ट दे कैन, आई विल शेयर इट विद देम, दे कैन गो थ्रू इट। इनफैक्ट मैं सारी जितनी भी आज की प्रेजेंटेशन है इसका पूरे का चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा, सो दे कैन, सो दिस इज काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट विच यू शुड बी कैरिंग विद यू। हो सके तो प्रिंटेड ले जाइए, वरना सॉफ्ट कॉपी ले जाइए। नेम ऑफ द ओनर, अपार्टमेंट नंबर, डेट, कितना एरिया है, किचन में क्या क्या आइटम्स हैं, फिक्स्ड यस नो रिमार्क्स, बेडरूम वन, बेडरूम में क्या क्या आइटम्स हैं, टॉयलेट में क्या क्या आइटम्स हैं, स्टोर में क्या क्या आइटम्स हैं, बैल्कनी, चाबियां आपको चारों बेडरूम्स की मिल गई हैं नहीं मिल गई हैं, सिग्नेचर, इसकी 2-3 कॉपीज बना के ले जाइए। जो आपको वहाँ प्रोजेक्ट टीम हैंड ओवर करती है, प्रोजेक्ट आपको जो जो डेफिशिएंसीज मिलती है उनसे इसके अंदर साइन करवाइए कि सर ये डेफिशिएंसी है, तब तक मेरे अपार्टमेंट का ये काम आप बचा हुआ पूरा कर देंगे। वो जब आपको बोलेगा जी 15 दिन बाद आइए, तो वापस जाकर में रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफर कीजिए, हो सकता है तब तक उसमें आपको 10 नई खामियां मिलें। अक्सर जो हमने देखने में आया है, एक बार में जाकर पोजेशन लेने से प्रॉपर्टीज का पोजेशन ढंग से नहीं होता है, बाद में बहुत सारी परेशानियां बनी रहती हैं, आपको 3-4 दफे जाकर देखना पड़ेगा। और मैं ये बात कोई सस्ते प्रोजेक्ट्स की नहीं कर रहा हूँ, अच्छे महंगे करोड़ करोड़ 2-2, 3-3 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ओके, सो with this presentation has ended. I You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your